नमस्कार विद्यार्थियों, डीसीसी द्रोण कोचिंग क्लासेज में मैं विकास कुमार आपका स्वागत करता हूं। पीछे तक हम भाषा की परिभाषा, उसकी उत्पत्ति पर विस्तृत अध्ययन कर चुके। अब हमारा हिंदी व्याकरण का दूसरा अध्याय वर्ण विचार प्रारंभ होने जा रहा है। तो जैसा कि आपको विदित है कि हम हिंदी पर विस्तार से चर्चा करते हैं, तो यहां इस टॉपिक में वर्ण विचार पर आपको गहन अध्ययन कराया जाएगा। दूसरा टॉपिक प्रारंभ करने जा रहा हूं मैं, जिसका नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार। अब वर्ण विचार है, अगर इस शब्द में ही आपको कारक पूछा जाए तो वर्णों पर विचार, वर्णों पर में पर पे अधिकरण कारक, वर्णों पर विचार अधिकरण कारक। वर्ण विचार करने से पहले हम भाषा कर चुके। अब है हमारी व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण कितने प्रकार की होती है? तो व्याकरण शब्द है, इसकी उत्पत्ति है वो वी प्लस आ प्लस करण से हुई है। वी प्लस आ प्लस करण। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस करण से हुई है। वी का अर्थ होता है विशेष। वी का अर्थ होता है विशेष, आ का अर्थ होता है आना, और करण का अर्थ होता है करने वाला, यानी आकर विशेष करने वाला। आकर विशेष करने वाला यानी वर्ण शब्द, कोई भी शब्द है उससे पहले आकर उसके अंत में आकर विशेष करते हैं तो क्या कहलाती है? व्याकरण कहलाती है। ये तो बात हो गई शाब्दिक उत्पत्ति की, केवल शाब्दिक विच्छेद हो गया इसका। अब व्याकरण की परिभाषा, वह शब्द शास्त्र मतलब है शब्दों का खजाना। शब्दों का खजाना। भाषा में हमने कहा था और किया भी था कि वह साधन, भाषा है वो तो क्या होती है? साधन होती है, और व्याकरण साधन न होकर क्या होता है? शब्दों का खजाना। शब्द शास्त्र वह शब्द शास्त्र जो भाषा को यानी विचारों को आदान प्रदान करने के साधन को, भाषा को शुद्ध रूप से वह शब्द शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना व पढ़ना सिखाए व्याकरण कहलाती है। व्याकरण कहलाती है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस करण से हुई है, जिसका अर्थ है आकर विशेष करने वाला। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस करण से हुई है, जिसका अर्थ है आकर विशेष करने वाला। अर्थात वह शब्द शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाए व्याकरण कहलाता है। यानी विचारों को आदान प्रदान करने के साधन, अर्थात भाषा, विचारों का आदान प्रदान करने का साधन अर्थात भाषा है। भाषा को शुद्ध रूप से जो बोलना, लिखना, पढ़ना सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। ये हो गई व्याकरण की परिभाषा। अब व्याकरण है, व्याकरण को शब्द अनुशासन भी कहते हैं। दूसरा नाम है इसका शब्द अनुशासन भी कहते हैं। अब शब्द अनुशासन क्यों कहते हैं? देखिए, जैसे है विद्या प्लस आलेख। क्या है? विद्या प्लस आलेख। अगर इसको लिखते हम तो इस प्रकार लिखा जाता विद्या प्लस आलेख। तो ये क्या है? हमारा गलत है। क्या हो गया? इसका आ और इसका एकाकार हो गया। शब्द क्या बन गया?
विद्यालय। शब्द क्या बन गया? विद्यालय। तो ये क्या किया है, इसने दो शब्दों को आ, ये का आ और खुद आ, इन दोनों को एकाकार करके नया शब्द बना लिया विद्यालय। यानी दो शब्दों को क्या कर दिया? अनुशासित कर दिया। दो शब्दों को अनुशासित कर दिया। तो व्याकरण है उसको क्या कहते हैं? शब्द अनुशासन भी कहते हैं। तीसरी बात, व्याकरण को भाषा का शरीर भी कहा जाता है। शरीर भी कहा जाता है। व्याकरण को भाषा का शरीर भी कहा जाता है। व्याकरण को भाषा का शरीर कहते हैं। यहां कुछ और शब्दावलियां आपके सामने आ रही है। अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए। हाँ, यहां कुछ और शब्दावलियां आपके सामने आ रही है। कौन सी शब्दावली आ रही है? कौन सी शब्दावली आ रही है? शब्दावली एक तो आ रही है भाषा का शरीर। क्या? भाषा का शरीर। एक है भाषा की आत्मा। भाषा की आत्मा। एक है काव्य का शरीर और एक है काव्य की आत्मा। काव्य की आत्मा। इतनी शब्दावली है, ये कंपटीशन से संबंधित है, महत्वपूर्ण है। तो भाषा का शरीर हमारे सामने आ गया। भाषा का शरीर किसको कहते हैं? व्याकरण को कहते हैं। भाषा का शरीर व्याकरण को कहते हैं। उसके बाद भाषा की आत्मा। भाषा की आत्मा है वो ध्वनि को कहते हैं। भाषा की आत्मा है वो ध्वनि को कहते हैं। ध्वनि का दूसरा नाम है श्रवण। ध्वनि का दूसरा नाम क्या है? श्रवण। श्रवण भी कहते हैं। काव्य का शरीर है, काव्य का शरीर है वो शब्द शक्ति को कहते हैं। शब्द शक्ति को कहते हैं। और काव्य की आत्मा है वो रस को कहते हैं। काव्य की आत्मा रस को कहते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए वामन के अनुसार काव्य की आत्मा, सीधा ही पूछ लिया जाए काव्य की आत्मा है तो क्या है? रस। और अगर पूछ लिया जाए वामन के अनुसार काव्य की आत्मा, वामन के अनुसार काव्य की आत्मा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रीति। सही उत्तर हो जाएगा रीति। अब देखिए, भाषा है ये तो गद्य से संबंधित है और काव्य है ये पद्य से संबंधित है। पद्य से संबंधित है, यानी गद्य की जो व्याकरण है, गद्य का नियामक है वो व्याकरण है। गद्य का नियामक, नियम बनाने वाला, गद्य के जो नियम बनाता है वो तो कौन बनाता है? व्याकरण बनाता है। और पद्य के जो नियम है वो काव्य बनाता है। ये दोनों में अंतर है। यानी काव्य है ये तो पद्य से संबंधित है और भाषा है ये गद्य से संबंधित है। इतनी बात होगी। अब देखिए, व्याकरण शब्द है ये खुद कौन सी कोटि के अंतर्गत आता है? व्याकरण शब्द है ये खुद क्या है? ये खुद शब्द है, ये विशेषण शब्द है। जैसे राम संज्ञा शब्द है, राम संज्ञा शब्द है। नदियां जातिवाचक संज्ञा, उसी प्रकार व्याकरण है ये विशेषण है, यानी विशेषण कोटि के अंतर्गत आता है। अब तक हम बात कितनी कर चुके? व्याकरण से संबंधित शाब्दिक उत्पत्ति कर चुके। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस करण से हुई है। व्याकरण शब्द की उत्पत्ति वी प्लस आ प्लस करण से हुई है, जिसका अर्थ है आकर विशेष करने वाला। अर्थात वह शब्द शास्त्र जो भाषा को शुद्ध रूप से बोलना लिखना पढ़ना सिखाए उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण को शब्द अनुशासन भी कहा जाता है और व्याकरण को भाषा का शरीर कहा जाता है। उसके बाद ये कुछ शब्दावलियां हैं, स्क्रीनशॉट अगर लेना चाहो तो लीजिए। अब बात करते हैं व्याकरण के प्रकार। व्याकरण की शाब्दिक उत्पत्ति कर चुके, व्याकरण की परिभाषा कर चुके। विशेष तथ्य दो हैं, व्याकरण को शब्द अनुशासन कहते हैं तथा भाषा का शरीर कहते हैं। अब है व्याकरण के प्रकार। व्याकरण के प्रकार कितने प्रकार की होती है व्याकरण? कितने प्रकार की होती है? 3 व्याकरण के प्रकार। कितने? 3। महत्वपूर्ण टॉपिक है, महत्वपूर्ण बातें करेंगे। पहला क्या हो सकता है व्याकरण के अंदर?
वर्ण हो सकता है। दूसरा व्याकरण के अंदर क्या होगा? शब्द। और तीसरा व्याकरण में क्या होंगे? वाक्य। ये 3 अंग है व्याकरण के। व्याकरण के प्रकार कितने हैं? 3। इनको व्याकरण के अंग भी बोल सकते हैं। व्याकरण के अंग कितने हैं? 3। बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है ये व्याकरण के। अनेक प्रश्न कंपटीशन से संबंधित अनेक प्रश्नों का अध्ययन करेंगे यहाँ पर हम। या तो वर्ण होंगे। कैसे होंगे वर्ण? स्वर और व्यंजन। कितने प्रकार के होते हैं वर्ण? 2 प्रकार के, या तो स्वर होंगे या व्यंजन होंगे। फिर या शब्द होंगे। शब्द में क्या होगा? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द होंगे। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी भी होंगे। संज्ञा होगी, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया होंगे। क्रिया विशेषण होगा, संबंध बोधक होगा, समुच्चय बोधक होगा, विषमयादि बोधक होगा। उसके बाद पर्यायवाची, अनेकार्थक शब्द, युगम शब्द, विलोम शब्द। और उसके बाद वाक्य होता है, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, लोकोक्ति, मुहावरे। ये क्या है? वाक्य से संबंधित है। तो व्याकरण में 3 ही पार्ट होते हैं, या तो वर्ण होंगे, या शब्द होंगे, या वाक्य होंगे। इतनी बात करेंगे हम तो सारी चीजें आ गई। पर्यायवाची शब्द आ गए, विलोम शब्द आ गए, अनेकार्थक शब्द आ गए, युगम शब्द आ गए, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण आ गया। तो ये है व्याकरण के प्रकार। यानी इतनी चीज करेंगे तो सारी व्याकरण समाप्त हो जाएगी। तो व्याकरण के कितने होते हैं? 3, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब यहां पहली बात कर रहा हूं मैं, वर्ण। 1 नंबर बात वर्ण की, इनका अंतर भी हो जाएगा। क्या हो जाएंगे? अंतर भी हो जाएगा। वर्ण की 1 नंबर बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। नंबर पहली बात, छोटी इकाई कैसे होता है? ए वर्ण है, क वर्ण है, ये भी वर्ण है, ये भी, ये तो स्वर वर्ण है, और ये व्यंजन वर्ण है। तो इससे छोटा हिंदी में कुछ नहीं हो सकता। इससे छोटा हिंदी में और कुछ नहीं होगा। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। नंबर पहली बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई होता है। दूसरी बात, इनका किनका? वर्णों का। इनका अर्थ नहीं होता। अर्थ नहीं होता। क का कोई अर्थ है क्या? ख का कोई अर्थ है? मैं का है, ए का है। ये अलग बात है कि बच्चों को समझाने के लिए ए फॉर अनार है, क फॉर कबूतर है, ख फॉर खरगोश है, ये बात है, अलग है। लेकिन ये बच्चों को समझाने के लिए क फॉर कबूतर होना जरूरी नहीं है। क फॉर कलम भी हो सकता है, क फॉर कहानी भी हो सकता है। तो ये तो सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए इनको सिंबल दे दिए गए, लेकिन अर्थ नहीं होता। इनका कोई अर्थ नहीं होता। दूसरी बात होगी। तीसरी बात, इनके टुकड़े नहीं कर सकते। कर सकते। अब वर्णों के टुकड़े नहीं कर सकते। ए का टुकड़ा कीजिए, किस प्रकार करोगे? नहीं होगा। क का टुकड़ा नहीं होगा। क प्लस ए कर सकते हैं, क का टुकड़ा, क प्लस ए, लेकिन वो भी क्या निकल के आएंगे? वर्ण निकल के आएंगे। वो तो क प्लस ए है तो ये वर्ण है, लेकिन हम इसका टुकड़ा करेंगे क प्लस ए, क का टुकड़ा करेंगे, किस प्रकार करेंगे? क प्लस ए। तो ये तो हमने क्या निकाल दिया? वर्ण निकाल दिया। ये तो व्यंजन निकाल दिया, और ये स्वर निकाल दिया। टुकड़े नहीं हो सकते। तीसरी बात, वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है। चौथी बात और बहुत ही महत्वपूर्ण बात, वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है। अब अगर लिखेंगे ना, क लिख दिया, ख लिख दिया, मैं लिख दिया, पै लिख दिया, स लिख दिया, अगर लिखेंगे तो ही वर्ण कहलाएगा। अगर लिखेंगे तो ही वर्ण कहलाएगा। अगर केवल बोल दिया, उच्चारित कर दिया, जैसे मैं कर रहा हूं, स है, मैं, पै, ग, ए, आ, ई, उ, तो ये क्या है? ये क्या है? ये ध्वनियां हैं। तो वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है, और इसके मतलब वर्णों के इसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को क्या कहते हैं? ध्वनि कहते हैं। वर्ण के मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। अब यहां एक प्रश्न बनता है कि वर्ण और ध्वनि में अंतर क्या है? कोई अंतर नहीं है, केवल एक अंतर है जो आपको लिख दिया। कौन सा? वर्ण है, उसको भी ध्वनि ही कहते हैं, लेकिन वर्ण लिखित अगर है तो वर्ण है, और अगर वही वर्ण केवल मौखिक है तो क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ध्वनि कहलाएगा। यानी अगर मैंने ए और क को लिख दिया तो वर्ण है, और अगर लिखा नहीं, इनको केवल उच्चारित कर दिया, केवल बोल दिया, तो क्या कहलाएंगे? ध्वनि कहलाएंगे। तो ध्वनि कहलाएंगे। वर्ण भाषा का
लिखित रूप होता है, इसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं, इसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। ये हो गई चौथी बात। अब यहाँ कुछ शब्दावलियां, कुछ प्रश्न बनते हैं। नंबर पहला प्रश्न ध्यान रखना, नंबर 1 प्रश्न किस प्रकार बन सकता है? भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो उत्तर हो जाएगा वर्ण। भाषा की सबसे छोटी इकाई, उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण। दूसरा प्रश्न बन सकता है भाषा की सबसे छोटी परंतु लिखित इकाई, तो पता है हमें लिखित क्या होता है? वर्ण होता है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? वर्ण। तीसरा प्रश्न बन सकता है भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई। भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई क्या हो जाएगा? ध्वनि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ध्वनि हो जाएगी। ये 3 प्रश्न बन सकती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी परंतु लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई ध्वनि। ये है वर्ण। सबसे छोटी इकाई होता है, अर्थ नहीं होता, टुकड़े नहीं कर सकते, वियोजन नहीं कर सकते, इसका टुकड़ों को वियोजन भी बोलते हैं, टुकड़े नहीं कर सकते। और वर्ण भाषा का लिखित रूप होता है, इसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। अब है वर्णों की संख्या कितनी होती है? ये बहुत ही विवादास्पद प्रश्न है, लेकिन आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, सारी चीजें करवाई जाएगी। वर्णों की संख्या, उससे पहले बात करते हैं शब्द की और वाक्य की। वर्णों की संख्या वो करेंगे, कितनी होती है, कितने भी प्रकार से पूछी जाती है, सारे प्रश्न, जितने प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं उन सारों का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले शब्द, उससे पहले शब्द। नेक्स्ट बात करते हैं शब्द की दूसरा प्रकार, व्याकरण का दूसरा प्रकार शब्द। अब शब्द की पहली बात, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन है? वर्ण। इसका अर्थ नहीं है, इसका अर्थ है नहीं है, लेकिन मैंने लिख दिया कमल। क्या लिख दिया? कमल। तो ये शब्द हो गया, ये शब्द हो गया। अर्थ होता है, शब्दों का अर्थ होता है, और अर्थ के आधार पर सबसे छोटी है। ये तो सबसे छोटी है, केवल का सबसे छोटी है, लेकिन अर्थ के आधार पर सबसे छोटी क्या हो जाएगी? शब्द। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, क्योंकि इनका अर्थ होता है। तो पहली बात लिख रहा हूं, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब परिभाषा इस प्रकार भी हो सकती है, 2 या 2 से अधिक वर्णों के, वो हम शब्द वाले में करेंगे, 2 या 2 से अधिक वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। 2 या 2 से अधिक वर्णों के, अब सार्थक है तो ही शब्द कहलाएगा, अगर इसका कोई अर्थ नहीं होता तो शब्द नहीं कहलाता। ये आगे की बात है। अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन? शब्द। दूसरी बात, यहां लिखा था इनका अर्थ है नहीं होता, तो ये 2 या 2 से अधिक लिख सकते हो आप यहां पर। ये 2 या 2 से अधिक वर्णों की सार्थक इकाई होता है, सार्थक इकाई होता है। या तो 2 वर्ण होंगे या 2 से अधिक वर्णों की सार्थक इकाई होता है। इसका अर्थ होता है तो सार्थक है, तो इसका भी, इसका अर्थ नहीं होता, सॉरी, वर्णों का अर्थ है नहीं होता और इसका अर्थ होता है, तो हमने क्या लिख दिया? सार्थक इकाई है। फिर देखें टुकड़े। तीसरी बात, इनका वियोजन कर सकते हैं। वियोजन मतलब टुकड़े, इनका वियोजन कर सकते हैं, इनका वियोजन कर सकते हैं। किनका? शब्दों का, यानी इनका टुकड़े, इनके टुकड़े कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात है, यहां हमने क्या था? भाषा का लिखित रूप होता है, तो ये भी क्या है? नीचे दिखाई नहीं देगा आपको, मैं हटा रहा हूं थोड़ा। ये भी क्या है? चौथी बात, ये भी क्या है? शब्द। शब्द भाषा का, शब्द भाषा का लिखित रूप होता है, लिखित रूप होता है। इसके मतलब शब्दों के, इसके मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं, अक्षर कहते हैं। यहां ध्यान रखना, और भी बातें होगी इसी 4 नंबर बिंदु पर। अब
क्या है, शब्द है। अगर कमल है, इसको अगर ए है, इसको बोल दिया तो ध्वनि कहलाएगा, लिख दिया तो वर्ण कहलाएगा। अगर कमल है, इसको बोल दिया तो शब्द कहलाएगा। अगर लिख दिया, अगर लिख दिया तो अक्षर कहलाएंगे। यानी भाषा का शब्द है ये तो लिखित रूप है, और अक्षर है ये मौखिक रूप है। यहां वर्ग में मैं अक्षर लिख रहा हूं। अब क्या हो गया, वर्ण और शब्द के अंदर जो संबंध है ये भी लिखित, ये भी लिखित, वही संबंध ध्वनि और अक्षर के अंदर है। ये मौखिक, ये मौखिक, लेकिन थोड़ा अंतर है अक्षर में और शब्द में, थोड़ा सा अंतर है, ध्यान रखना आवश्यक है, बहुत बड़ी बात है। थोड़ा अंतर है, वो कौन सा है? अक्षर है, शब्द है, इसमें तो आप देख सकते हैं स्वर और व्यंजन अनेक हो सकते हैं। कितने ही स्वर हो सकते हैं, कितने ही व्यंजन हो सकते हैं। लेकिन अक्षर के अंदर व्यंजन अनेक परंतु स्वर एक ही होगा। व्यंजन अनेक परंतु स्वर एक ही होगा। जैसे लिख दिया चल और चल, कल आने वाला दिन और कल कारखाने, अंतर है इनमें। ये तो क्या है, ये तो क्या है, अक्षर, और ये क्या है, शब्द। ये क्या है, शब्द। तो हम बोल सकते हैं कि वर्ण है, सॉरी शब्द है, उसमें अनेक स्वर तथा अनेक व्यंजन हो सकते हैं, परंतु अक्षर में व्यंजन अनेक परंतु स्वर एक ही होगा, स्वर एक ही होगा। तो हम यहां एक बात और भी कह सकते हैं, क्या क्या कह सकते हैं कि सभी अक्षर हैं, सभी अक्षर हैं वो शब्द होते हैं, परंतु सभी शब्द अक्षर नहीं हो सकते। बहुत महत्वपूर्ण बात है क्या, कि सभी अक्षर हैं वो शब्द हो सकते हैं, लेकिन सभी शब्द अक्षर नहीं हो सकते। ये थे हमारा दूसरा व्याकरण का प्रकार, शब्द। इन पर विस्तार से चर्चा होती रहेगी, लेकिन एक बार हम क्या कर रहे हैं, प्रकार ही कर रहे हैं केवल। अब यहां भी 3 प्रश्न बनते हैं। क्या प्रश्न बनते हैं? पहले बने थे, पहले उनका दोहराव करो। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी परंतु लिखित इकाई वर्ण, भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई ध्वनि। 3 बना दिए। अब 3 यहां बनते हैं। अर्थ के आधार पर, वो तो सीधी थी, ये अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी परंतु लिखित इकाई शब्द, और अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी परंतु मौखिक इकाई अक्षर। तो ये 6 प्रश्न हो गए आपके, महत्वपूर्ण प्रश्न है। 6 प्रश्न हो गए, बात हो गई शब्द की। अब हम बात करते हैं वाक्य की। ध्यान रखना, और प्रश्न बनाऊंगा, और प्रश्न बनाऊंगा। अब यहां प्रश्न आगे बनाकर देखेंगे। पहले शब्द कर, वाक्य करते हैं। अब वाक्य किसको कहते हैं? कमल घर गया, कमल घर गया, और कमल कमल खिल गया। अब हमें पता चल रहा है कमल खिल गया में तो कमल क्या है, पुष्प है, और कमल घर गया में कमल क्या है, कमल क्या है, लड़का है। तो वाक्य की परिभाषा क्या हो जाएगी? ध्यान रखना, अंतर बताऊंगा। अब बोलते हैं कि 2 या 2 से अधिक शब्दों का समूह वाक्य कहलाता है। यानी जिसमें 2 या 2 से अधिक वर्ण थे वो तो क्या कहलाया, शब्द, और जिसमें 2 या 2 से अधिक शब्द होंगे वो क्या कहलाएगा, वाक्य। परिभाषा तो ठीक है, लेकिन पूर्णतः ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है पूर्णतः? पूर्णतः ठीक क्यों नहीं है? पूर्णतः ठीक इसलिए नहीं है कि अब मैं लिख रहा हूं, क्या लिख रहा हूं, राम, राम शब्द है, ने कहा कि मैं। अब इसमें 2 या 2 से अधिक शब्द तो हो गए, राम ने कहा कि मैं, 2 या 2 से अधिक शब्द तो हो गए, लेकिन वाक्य हो गया क्या? वाक्य नहीं हुआ। ये है वाक्यांश। क्या है ये? वाक्य का अंश। राम ने कहा कि मैं जयपुर, अभी भी नहीं हुआ, अभी भी नहीं हुआ, जयपुर जाऊंगा, अब हो गया, जयपुर जाऊंगा, अब हो गया। तो क्या लिखेंगे? 2 या, परिभाषा केवल बोल रहा हूं मैं, 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह है, वह समूह है जिसमें बोलने वाले यानी वक्ता के भाव सुनने वाले यानी श्रोता की समझ में पूर्ण रूप से आए, वह वाक्य कहलाता है। 2 या 2 से अधिक शब्दों का वह समूह है जिसमें बोलने वाले के भाव श्रोता के पूर्ण रूप से समझ आए या समझ में आए,
वाक्य कहलाता है। ये तो हो गई वाक्य की परिभाषा, वाक्य की परिभाषा। और उसके बाद क्या करना है हमें, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई, भाषा की सबसे बड़ी इकाई होता है कौन, वाक्य। भाषा की सबसे छोटी इकाई था वर्ण, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई शब्द, और भाषा की सबसे बड़ी इकाई वाक्य। अब देखिए और महत्वपूर्ण बातें क्या देखोगे आप, व्याकरण के प्रकार कितने होंगे, 3। अगर सीधा ही प्रश्न पूछा जाए व्याकरण के प्रकार तो कितने बताने हैं, 3। अब इसका अर्थ नहीं होता वर्ण का, और इन दोनों का अर्थ है। तो अगर पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर व्याकरण के प्रकार बताइए, अर्थ के आधार पर व्याकरण के प्रकार बताइए, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 2। कौन कौन से, इसका भी अर्थ है और इसका भी अर्थ है, तो 2 कौन से हो जाएंगे प्रकार, शब्द और वाक्य, शब्द और वाक्य। अगर प्रश्न पूछा जाए व्याकरण के प्रकार बताइए तो 3 बताना है। अगर पूछ लिया जाए अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर व्याकरण के प्रकार बताइए तो सही उत्तर हो जाएगा 2। कौन कौन से हैं, तो उत्तर हो जाएगा शब्द और वाक्य। अब देखिए महत्वपूर्ण बात एक और, अब ये मैंने लिख दिया कमल और ये मैंने लिख दिया कमल। अब ये भाव प्रकट नहीं कर रहा है, पता नहीं चल रहा कमल क्या है, कमल पुष्प है, मनुष्य है, व्यक्ति है, क्या है कमल। भाव प्रकट करेगा कब, जब मैं लिख दूंगा कमल घर गया, कमल घर गया, अब पता चल गया हमें कमल क्या है, लड़का है। और एक लिख दिया मैंने कमल खिल गया, अब पता चल गया हमें कमल क्या है, पुष्प है। तो भाव के आधार पर व्याकरण के प्रकार अगर पूछे जाएं, भाव के आधार पर अगर व्याकरण के प्रकार पूछे जाएं तो केवल एक कौन सा, वाक्य, केवल एक कौन सा, वाक्य। और अगर पूछ लिया जाए भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो क्या होगा, वाक्य। अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई शब्द, सबसे छोटी इकाई वर्ण, और भाव के आधार पर वाक्य के प्रकार एक कौन सा, वाक्य। और भाव के आधार पर सबसे छोटी इकाई तो कौन सा, वाक्य। और अगर पूछ लिया जाए कि भाव के आधार पर सबसे बड़ी इकाई बताइए, भाव के आधार पर वाक्य की सबसे, भाषा की सबसे बड़ी इकाई बताइए, तो आपका उत्तर हो जाएगा उपन्यास। क्या हो जाएगा, उपन्यास। ये थे व्याकरण के प्रकार, ये थे व्याकरण के 3 प्रकार। कौन कौन से, वर्ण, शब्द और वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य, व्याकरण के प्रकार। अब यहां हमने सारी बातें कर ली। कौन कौन सी, वर्ण है, ये लिखित होता है, इसके मौखिक रूप को ध्वनि कहते हैं। सबसे छोटी इकाई होता है, टुकड़े नहीं कर सकते, अर्थ नहीं होता। उसके बाद शब्द कर लिया, अर्थ के आधार पर सबसे छोटी इकाई है शब्द, शब्द लिखित रूप है, इसके मौखिक रूप को अक्षर कहते हैं, अर्थ होता है, टुकड़े कर सकते हैं। उसके बाद हमने कर लिया वाक्य। यहां हमने एक चीज छोड़ी है, आपको बताया था वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या कितनी होती है, किस प्रकार से पूछ सकते हैं, अनेक प्रश्न बन सकते हैं यहाँ पर। वर्णों की मूल संख्या बताइए, कुल संख्या बताइए, मानक संख्या बताइए, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार संख्या बताइए, बहुत से प्रश्न बन सकते हैं। तो वर्णों की संख्या पर हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी वर्णों की संख्या। तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद।